हेलो क्लास। बेसिकली आज हम एंटी डायरियल ड्रग्स का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। नया टॉपिक है हमारा। इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कि डायरिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और एंटी डायरियल ड्रग्स की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि डायरिया खुद से एक डिज़ीज़ नहीं होता है, बल्कि ये एक क्लिनिकल सिम्टम, बेसिकली एक लक्षण है जो कई अलग अलग डिजीज़ की वजह से डेवलप हो सकता है या होता है। इसीलिए सिर्फ डायरिया को रोकना ही ट्रीटमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके जो भी अंडरलाइंग वजह होती हैं या जो कॉजेज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उसका ट्रीटमेंट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। सो अगर हम बात करें व्हाट आर एंटी डायरियल ड्रग्स, सो एंटी डायरियल ड्रग्स वो मेडिसिन होती हैं जो डायरिया के सेवरिटी को कम करती हैं, स्टूल फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करती हैं और स्टूल को नॉर्मल कंसिस्टेंसी में लेने में हेल्प करती हैं। सिंपल वर्ड्स में एंटी डायरियल ड्रग्स आर medications used to reduce the frequency, volume and fluidity of stools and to relieve the symptoms of diarrhea while treating or supporting the management of its underlying cause। ठीक है, ये ड्रग्स डायरिया को कम्प्लीटली क्योर नहीं करती हैं अगर कॉज इन्फेक्शन है, लेकिन पेशेंट को डिहाइड्रेशन और एक्सेसिव फ्लूइड लॉस से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। ठीक है, तो एंटी डायरियल ड्रग्स का कुछ मेन ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इनके मेजर ऑब्जेक्टिव यही होते हैं कि स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी को कम करना, एक्सेसिव वाटर लॉस को रिड्यूस करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को प्रिवेंट करना या फिर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को कंट्रोल करना, पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाना, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो डायरिया होता क्या है अभी हम थोड़ा सा नेक्स्ट ये जानेंगे। मैकेनिस्टिक कंपोनेंट्स बेसिकली एंटी मोटिलिटी एक्शन, एड्सॉर्बेंट एक्शन, एंटी सिक्रेटरी एक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बाद में आएंगे जब हम मैकेनिज़म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सो फिलहाल हम बात करेंगे कि अभी डायरिया होता क्या है। देखो, मेडिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डायरिया इज़ द पासेज ऑफ 3 और मोर लूज वाटरी और अनफॉर्म्ड स्टूल्स विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर। हिंदी में बोले तो जब किसी पर्सन को 24 घंटे के अंदर 3 या उससे ज़्यादा बार बहुत लूज़ या वाटरी स्टूल्स पास हों तो उस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं। सिर्फ स्टूल की फ्रिक्वेंसी बढ़ना डायरिया नहीं होता है। अगर कोई पर्सन रोज़ 4-5 नॉर्मल फॉर्म्ड स्टूल्स पास आउट करता है और उसकी हैबिट वही है तो उसको डायरिया नहीं बोलेंगे। ठीक है, डायरिया जब तब कंसिडर किया जाता है जब स्टूल्स क्या हों, बहुत वाटरी हों, लूज़ हो, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो और फ्रीक्वेंसी बहुत इंक्रीज़ हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें या नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन की बात करें तो डायरिया को समझने से पहले नॉर्मल इंटेस्टाइन को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जो भी फूड खाते हैं वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। नॉर्मल इंटेस्टाइन का काम होता है फूड डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना, वाटर एब्जॉर्ब करना एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब करना। हर दिन लगभग 8 से 10 लीटर फ्लूइड इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, और ये फ्लूइड आता कहाँ से? ड्रिंकिंग वाटर, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, बाइल, इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। नॉर्मली इंटेस्टाइन इसमें से लगभग 98 to 99% जो फ्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, फ्लूइड हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब और सिर्फ 100 से 200 ml वाटर जो है स्टूल्स के थ्रू बाहर निकलता है। तो जब ये एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो जाता है या सिक्रीशन बहुत इंक्रीज़ हो जाए तब ये डायरियल सिचुएशंस क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बेसिकली डायरिया क्यों होता है। देखो, डायरिया तब डेवलप होता है जब इंटेस्टाइन का नॉर्मल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। बेसिकली नॉर्मली होता है क्या है कि वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू वाटर सिक्रेशन, है ना।
लेकिन अगर वाटर का सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाए तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत फास्ट हो जाए या फिर इस तरीके से भी। तो इंटेस्टाइन को वाटर एब्जॉर्ब करने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाता है। रिजल्टेंट क्या होता है, वाटर स्टूल्स पास होने लगते हैं। इसी कंडीशन को हम बेसिकली डायरिया बोलते हैं। ठीक है। सो बेसिक मैकेनिज़म्स अगर हम बात करें इसमें, डायरिया मेनली 4 मैकेनिज़्म से डेवलप होता है। पहला, इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। इंटेस्टाइन्स बहुत ज़्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रिएट करने लग जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है कि वाटरी डायरिया, एग्जांपल में से कॉलेरा, विब्रियो कॉलेरा की वजह से, या फिर डिक्रीज्ड वाटर एब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज हो जाती है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, स्टूल्स लूज हो जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल में वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस। या फिर इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। फूड इंटेस्टाइन से बहुत जल्दी पास हो जाता है, एब्जॉर्प्शन का टाइम नहीं मिलता है कोलन में, तो यहाँ भी स्टूल्स लूज हो जाते हैं। एग्जांपल, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ऑस्मोटिक रिटेंशन ऑफ वाटर। कुछ सब्सटेंसेस इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो ये वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा इससे, वाटरी डायरिया एग्जांपल पे लैक्टोलोज इंटॉलरेंस, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सिम्टम्स कैसे आएंगे, डायरिया के पेशेंट्स में सिम्टम डेवलप हो सकते हैं कि सबसे कॉमन जैसे लूज वाटरी, पेशेंट को बार बार बहुत पतला स्टूल आएगा। ठीक है। इंक्रीज्ड स्टूल फ्रीक्वेंसी, दिन में 3 से लेकर 20-30 बार स्टूल आ सकता है। ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में दर्द और क्रैम्प्स होते हैं, पेशेंट स्टूल को रोक नहीं पाता है। उल्टी जैसी फीलिंग होती है, कई इन्फेक्शन में वॉमिटिंग भी होती है। अगर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो तो फीवर आ सकता है। पेट फूलना, फ्लूइड लॉस की वजह से वीकनेस होती है, और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है डिहाइड्रेशन। तो ये सारी चीज़ें, तो सिम्टम्स क्या आएंगे इस वजह से डिहाइड्रेशन में, देखो ड्राई माउथ, सनकन आइज, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, बीपी कम हो जाना, पल्स रेट बहुत रैपिड हो जाना, कन्फ्यूजन। सीवियर केसेस में शॉक की डेफिनेशन जो आती है वो भी यहाँ पे लागू हो सकती है बेसिकली। ठीक है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, अगर ट्रीटमेंट ना हो तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, किडनी इंजरी, माल न्यूट्रिशन, शॉक या डेथ, स्पेशली बच्चों में ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायरिया की। ठीक है। अभी जो टाइप्स ऑफ डायरिया की बात करेंगे, अब इसमें जो भी मेजर टाइप्स है ये समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली एक्यूट डायरिया, ऐसा डायरिया जो 14 दिन से कम ड्यूरेशन तक रहे, यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होता है ऐसा, जैसे कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, फूड पॉइजनिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है। तो इसकी जो फीचर्स हैं कि ये सडनली ऑनसेट इसके होते हैं। ठीक है। स्टूल्स बहुत लूज होंगे, वॉमिटिंग, फीवर, यूजुअली थोड़ा सा सेल्फ लिमिटिंग चीज़ें आती हैं इसमें। अनदर वन इज़ क्रॉनिक डायरिया, जब डायरिया 4 वीक्स या उससे ज़्यादा कंटिन्यू करे। ठीक है। अब कॉजेज़ में क्रॉनिक इन्फेक्शन, मैलएब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज़, बहुत कुछ हो सकता है। इसमें क्या होता है, वेट लॉस, माल न्यूट्रिशन, कमज़ोरी और विटामिन की डिफिशिएंसी, ये मैक्सिमली देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सिक्रेटरी डायरिया। इसमें क्या होता है कि दिस टाइप इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इनटू द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइन एक्सेसिव वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत सिक्रेट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है नॉर्मल होने के बावजूद क्या होता है, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लार्ज वॉल्यूम में वाटरी स्टूल आते हैं, फास्टिंग के बाद भी डायरिया कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। तो जैसे कॉलेरा, इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से, या फिर वियाइपोमा, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायरिया, नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्मोटिक डायरिया में। देखो कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस इंटेस्टाइन में वाटर को
अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फास्टिंग करने से डायरिया रुक जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, और मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, सॉर्बिटॉल, ये सारी चीज़ें ये इम्प्रूव करते हैं व्हेन द पेशेंट फास्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लामेटरी या एक्सुडेटिव डायरिया। ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं कि स्टूल्स में ब्लड आना, स्टूल्स में पस, फीवर, ये सारी चीज़ें, और बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायसेंट्री, क्रॉन्स डिजीज़, शिगेला, साल्मोनेला, ये सारी जो चीज़ें वजह हो सकती है इनकी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें मॉर्टेलिटी रिलेटेड डायरिया की, जब इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट जिसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं बहुत फास्ट या कभी कभी एबनॉर्मल हो जाती है, तो फूड को एब्जॉर्ब होने का प्रॉपर टाइम नहीं मिलता और लूज स्टूल्स पास होने लग जाते हैं। ठीक है, सो इसकी फीचर्स क्या हैं कि फ्रीक्वेंट लूज स्टूल्स, फास्टिंग से हमेशा रिलीफ नहीं मिलेगा, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट भी हो सकते हैं, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में होते हैं। ठीक है, तो हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी या पोस्ट वैगोटॉमी स्टेट्स, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो दैट्स इट। तो अभी लेट्स नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ डायरिया। अब देखते हैं कि डायरिया कौन कौन से रीजंस की वजह से डेवलप करता है। फर्स्टली इन्फेक्शियस कॉजेज। ठीक है, ये सबसे कॉमन है। ठीक है, अब इसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट सारे आते हैं। सपोज डेट बैक्टीरियाज। ठीक है, बैक्टीरियाज में ई कोलाई, विब्रियो कॉलेरे, साल्मोनेला, शिगेला, कैम्पेलोबैक्टर। ठीक है, वायरस में रोटा वायरस, नोरो वायरस, एडिनो वायरस। ठीक है, एंड पैरासाइट्स में गियार्डिया लैम्ब्लिया या एंटमीबा हिस्टोलिटिका या फिर क्रिप्टोस्पोरेडियम, ये बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डैमेज करते हैं, जिससे वाटर सिक्रेशन बढ़ जाती है और एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं डायट्री कॉजेज़ की। देखो, गलत या जो कंटामिनेटेड फूड है, ये भी डायरिया का बहुत कॉमन कॉज है। जैसे कि हम स्पॉइल्ड फूड खाते हैं, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा खा लिया, एक्सेस ऑयली फूड या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत कैफीन ज़्यादा ले लिया, आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे सॉर्बिटॉल वगैरह। ठीक है, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ग्लूटेन सेंसिटिविटी से भी सीलिएक डिजीज़ेस हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये डाइटरी कॉजेज़ हमारे हैं। इसके अलावा किसी ड्रग की वजह से, ठीक है, कई मेडिसिन्स डायरिया प्रोड्यूस कर सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एंटीबायोटिक्स, ये गट फ्लोरा को डिस्टर्ब मीन्स हमारे गट में जो मौजूद गुड बैक्टीरियाज होते हैं ये उनको मार देती हैं। अभी एंटीबायोटिक्स के बाद जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स हैं, इसके अलावा मेटफॉर्मिन बेसिकली जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं जिनका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा होता है, उनको देते हैं, वो भी करा सकती है। लैक्सेटिव्स का ज़्यादा यूज़ करोगे वो भी डायरिया करवा देगी। कीमोथेरेपी में ड्रग्स जो होती हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये भी इनडायरेक्टली जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल इन्फेक्शंस का रिस्क है, ठीक है, ये बढ़ा सकते हैं। सो गट फ्लोरा अल्टरेशन या मोर्टेलिटी का बढ़ना या ऑस्मोटिक इफेक्ट के थ्रू डायरिया बेसिकली हो सकता है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टमिक डिजीज़ेस के बिहाफ पे। कुछ पूरे बॉडी की डिजीज़ भी डायरिया का रीजंस बन सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटिस मेलिटस। डायबिटिस मेलिटस बेसिकली एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है। HIV, एड्स या एडिसन्स डिजीज़ या कार्सिनॉइड सिंड्रोम, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, ये सारी चीज़ें। एंड इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक की डिजीजेस क्रॉनिक डायरिया का इंपॉर्टेंट कॉज होती हैं। एग्जांपल के तौर पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, ठीक है, तो सीलियाक डिजीजेस वगैरह, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस,
लैक्टोज का इंटॉलरेंस, शॉर्ट बोवेल सिंड्रोम, इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी या मैलअब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो एंटी डायरियल ड्रग्स स्टूल फ्रीक्वेंसी और फ्लूइड लॉस को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और डायरिया का मतलब है कि 24 घंटे में 3 या उससे ज़्यादा बार होने वाला वाटरी स्टूल या पास आउट होना। डायरिया तब होता है इंटेस्टाइनल सिक्रीशन बढ़ जाए, एब्जॉर्प्शन कम हो जाए या इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। इनके कॉमन सिम्टम्स लूज स्टूल्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग्स, वीकनेस, ये सारी चीज़ें। मेजर टाइप्स मैंने आपको बताया, एक्यूट, क्रॉनिक, सेक्रेटरी, ऑस्मोटिक, इन्फ्लामेटरी, ये सारी चीज़ें। ठीक है। कॉजेज़ में इन्फेक्शंस, डाइटरी, ड्रग, सिस्टमिक डिजीज़ेज़, या बहुत सारी वजह है मैंने आपको बताई। ठीक है। तो फ़िलहाल हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो इस टॉपिक में भी हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, मीन्स डायरिया कैसे डेवलप होता है, उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और प्रिवेंशन को बहुत डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि डायरिया तब डेवलप होता है जब इंटेस्टाइन के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का जो नॉर्मल बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। नॉर्मल कंडीशन में इंटेस्टाइन जितना वाटर सिक्रीट करता है लगभग उतना ही वाटर दोबारा एब्जॉर्ब भी कर लेता है। लेकिन जब सिक्रीशन बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है या इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है, तब एक्सेस वाटर स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है और डायरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। डायरिया डेवलप होने के 4 से 5 मेजर मैकेनिज़म्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंक्रीज्ड इंटेस्टाइनल सिक्रेशन। इसको हम सेक्रेटरी मैकेनिज़्म भी बोलते हैं। बेसिकली ये डायरिया का सबसे कॉमन मैकेनिज़्म है। नॉर्मली क्या होता है कि जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स क्या करती हैं, सोडियम और क्लोराइड आयंस का बैलेंस मेंटेन करती हैं। जब बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, वायरस या कुछ हार्मोन्स इंटेस्टाइनल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं तो क्लोराइड आयंस चैनल ये एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो क्लोराइड आयंस हैं ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में रिलीज़ होने लग जाते हैं। और जब क्लोराइड बाहर जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए सोडियम भी ल्यूमेन में मूव करता है। अब क्या है, अब सोडियम और क्लोराइड दोनों ल्यूमेन में पहुंच गए, है ना। तो वाटर जो है हमेशा इलेक्ट्रोलाइट्स को फॉलो करता है। अब होगा क्या, लार्ज अमाउंट में वाटर इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएगा, ये वाटर एब्जॉर्ब हो नहीं पाता और पेशेंट को वाटर डायरिया होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कॉलेरा, एंटेरोटॉक्सिजेनिक जो ई कोलाई हैं और सम बाइल एसिड डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो स्टूल बहुत वाटरी होगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा, फास्टिंग करने के बाद भी डायरिया कंटिन्यू रहेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन का रिस्क सबसे ज़्यादा इसी टाइप में होता है। अभी जो दूसरा है ये है डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। इसको बेसिकली हम मैल एब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म भी कहते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करती हैं। लेकिन जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा डैमेज जाती है तो न्यूट्रिएंट्स और वाटर ये दोनों एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। अब रिजल्टेंट क्या होगा, अनएब्जॉर्ब वाटर स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। इसी वजह से बेसिकली डायरिया डेवलप होता है। इसी को बोलते हैं डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। जैसे रोटा वायरस है, सीलियाक डिजीज़ है, रेडिएशन एंटेराइटिस है, टॉपिकल स्प्रू है, क्रॉन्स डिजीज़, ये सारी चीज़ें। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन भी कम होगा, वेट लॉस होगा, विटामिन डिफिशिएंसी भी हो सकती है और क्रॉनिक डायरिया डेवलप हो सकता है। अगला हम बात करेंगे ऑस्मोटिक इफेक्ट की। देखो ये मैकेनिज्म तब डेवलप होता है जब इंटेस्टाइन के अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट हो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ये पार्टिकल्स बेसिकली वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, वाटर ल्यूमेन के अंदर ही कलेक्ट होता है। सो रिजल्टेंट क्या होता है, लूज और वाटर स्टूल्स। ठीक है। एंड
अब इसके जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं ये है लैक्टोज इंटॉलरेंस, सॉर्बिटॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, या फिर मैनिटॉल मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, या पॉलीएथाइलिक ग्लाइकॉल भी हो सकता है। तो पेशेंट फास्टिंग करे तो डायरिया बंद हो जाता है, स्टूल्स वॉल्यूम मॉडरेट होता है, ब्लोटिंग और गैस भी कॉमन होती है। ये चीज़ें जो है इसमें देखने को मिलेंगी। अभी हम बात करेंगे इंक्रीज्ड मोटिलिटी की। नॉर्मली क्या होता है कि फूड इंटेस्टाइन में धीरे धीरे मूव करता है, इससे इंटेस्टाइन को वाटर एब्जॉर्ब करने का इनफ टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज हो जाए तो फूड बहुत जल्दी पास आउट हो जाता है, वाटर एब्जॉर्ब होने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता, तो इसीलिए लूज स्टूल डेवलप होते हैं। तो इसकी वजह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म, एंजाइटी, डायबिटिक, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, यहाँ पे स्टूल्स बहुत फ्रीक्वेंट स्टूल्स पास आउट होंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, अर्जेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड दैट्स इट। अभी इसमें और भी है, इन्फ्लामेटरी मैकेनिज़म्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम जो नेक्स्ट बात करेंगे इसमें थोड़ा क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे। अब पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लूज वाटर स्टूल सबसे कॉमन, ठीक है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, अर्जेंसी, डिहाइड्रेशन, फीवर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी चीज़ें बताई थी। डिहाइड्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये देखना है कि माइल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है, मतलब बहुत प्यास लगती है, गला सूखता है, ड्राई माउथ। एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन में संकन आइज, ड्राई टंग, लेस यूरिन। और सीवियर डिहाइड्रेशन में हाइपोटेंशन, टैकिकार्डिया, कन्फ्यूजन, शॉक या कोमा जैसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएगी अगर टाइमली ट्रीटमेंट ना दिया जाए, तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि पहला भी मैंने बताया डिहाइड्रेशन, सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस जो कॉम्प्लिकेशन है वो यही है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अभी आपने देखा लॉस ऑफ सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया, बेसिकली पोटेशियम कम हो जाता है तो मसल वीकनेस या एरिथमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बाइकार्बोनेट लॉस की वजह से, एक्यूट किडनी इंजरी, शॉक, वेट लॉस, डेथ। इंसान की जान भी जा सकती है, ज़्यादातर बच्चे जिनकी जान जाती है वो डायरिया की वजह से ही जान जाती है, और एल्डरली पर्सन या जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों को। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस सिर्फ लूज स्टूल देखकर नहीं किया जाता है, कॉजेज़ आइडेंटिफाई करना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम हिस्ट्री टेकिंग की बात करें इसमें, तो डॉक्टर जो है पेशेंट से क्या पूछेगा, स्टूल कितनी बार आता है, कब से डायरिया है, ब्लड है या नहीं, फीवर है या नहीं, रिसेंट ट्रैवल हिस्ट्रीज क्या है, फूड पॉइजनिंग, ड्रग हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन भी करता है, स्टूल एग्जामिनेशन भी होते हैं। ब्लड टेस्ट में CBC, इलेक्ट्रोलाइट, है ना, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट में यूरिया और क्रिएटिन, ठीक है, CRP अगर इन्फ्लामेटरी कॉज सस्पेक्टेड है तो, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन में बेसिकली इसमें देखा जाता है ब्लड, पस सेल्स, ओवा, पैरासाइट, सिस्ट, स्टूल कल्चर, ये सब तो नहीं है स्टूल में, ठीक है। एंड कोलोनोस्कोपी भी कई बार करते हैं जब रिक्वायर होता है कि कोरोनरी डायरिया में, स्पेशली अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज या कोलन अल्सर, ठीक है। तो एंडोस्कोपी भी करते हैं मैल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर के लिए। एंड इमेजिंग, CT स्कैन या अल्ट्रासाउंड सिलेक्टेड पेशेंट्स में किया जा सकता है, और अगर कॉम्प्लिकेशन या अल्टरनेट डायग्नोस का सस्पिशन हो तब, ठीक है। अभी हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ डायरिया। ट्रीटमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन फर्स्ट, देन ट्रीट द कॉज, ठीक है। तो लूज मोशन रोकना सेकेंडरी प्रायोरिटी है हमारी, सबसे पहले है कि हम डिहाइड्रेशन से बचें। तो दैट्स वाई द फर्स्ट थिंग विच इज़ रिहाइड्रेशन थेरेपी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये डायरिया मैनेजमेंट का कॉर्नर स्टोन है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS
माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में ओआरएस दिया जाता है। ओआरएस में क्या क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सिट्रेट, ग्लूकोज। ठीक है, तो अगर ओआरएस की बात करें तो ग्लूकोज और सोडियम क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में SGLT1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू एक साथ एब्जॉर्ब होते हैं। जब सोडियम एब्जॉर्ब होता है तो उसके साथ वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी मैकेनिज्म की वजह से ओआरएस डायरिया में भी इफेक्टिव रहता है, चाहे सिक्रीशन कितनी भी बढ़ गई हो। ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन पेशेंट को IV फ्लूइड्स दिए जाते हैं। ठीक है, यूजुअली नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट। ठीक है, RL, DNS, NS, ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा। एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में तो बात करेंगे ही हम इसमें, तो इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करते हैं हम। इसके अलावा एंटीबायोटिक, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब हर डायरिया में एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है। एंटीबायोटिक हम बेसिकली तब यूज़ किए जाते हैं जब बैक्टीरियल या प्रोटोजोअल इन्फेक्शन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन या कन्फर्मेशन हो, जैसे कि कॉलेरा या फिर शिगेलोसिस, सीवियर ट्रैवलर्स डायरिया, अमीबियासिस, गियार्डियासिस, क्लॉस्ट्रिडियोइडिस डिफिसाइल इन्फेक्शन, ये थोड़ा स्पेसिफिक थेरेपीज आ जाती हैं। तो एंटीबायोटिक्स का अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे या इरेशनल यूज़ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस और गट माइक्रोबायोडाटा भी डिस्टर्ब हो जाता है और इससे हमें जो लेने के जरिए पड़ सकते हैं कि हम प्री एंड प्रोबायोटिक्स खाते फिर। ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट भी हमारे पास है। अगर हम बात करें डाइट के लिए, डाइट भी ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, जितना हो सके सफिशिएंट मात्रा में पानी ज़रूर पीना चाहिए। ठीक है, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया। आपने इलेक्ट्रॉल सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा। नहीं सुना है तो आप क्या करें, पहले 1 लीटर पानी ले लें, उसको अच्छे से खौला लें, फिर उसको ठंडा कर लें। ठीक है, ठंडा होने के लिए छोड़ दो। फिर उसमें क्या करो, आप 8 टेबल स्पून चीनी डालिए आप उसमें, और 1 टीस्पून आप उस पर क्या डालेंगे, नमक डालेंगे। इसको डाल के घोल के अच्छे से आप, ठीक है, आप इसको 1 घंटे तक या 24 घंटे के अंदर इसको पी सकते हैं। 24 घंटे के बाद ORS को नहीं पिया जाता है। ठीक है, तो ये एक हमारा बेसिक तरीका है बनाने का। इसके अलावा नारियल पानी पी सकते हैं आप, राइस वाटर, या बहुत हल्के खाने के बाद करें तो आप खिचड़ी खा सकते हैं। ठीक है, या फिर बनाना मीन्स, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है। ठीक है, दही बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो हमारे बॉडी के जो लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर नहीं है तो दही खाइए, क्योंकि वो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक से कमी को भी पूरा करेगा। उबले हुए आलू या फिर सॉफ्ट डाइजेस्टेबल जो डाइट होती है। ठीक है, क्या क्या अवॉइड करना है आपको, बहुत ऑयली नहीं खाना है, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, एक्सेसिव कैफीन या कार्बोनेटेड ड्रिंक, अनहाइजीनिक फूड, ये सब चीज़ें। और जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं, जो बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स में कंटिन्यू कर रखनी चाहिए। ठीक है, बच्चों को दूध पिलाते रहना चाहिए, जो बच्चे जिनको डायरिया है और इस तरीके से चीज़ें हैं। ठीक है, डायरिया को कैसे प्रिवेंट करेंगे? ठीक है, डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, हमेशा साफ़ और प्योरीफाइड पानी पीजिए। प्रॉपर हैंड वॉशिंग, खाना खाने से पहले और सारी वॉशरूम से आने के बाद हाथों को अच्छे से साफ़ तरीके से धुलिए। फूड हाइजीन, फ्रेश फूड खाइए, स्पॉइल्ड फूड को अवॉइड कीजिए। फूड को अच्छी तरीके से कुक कीजिए एंड प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह रखिए। ओपन डेफिकेशन अवॉइड कीजिए, क्लीन टॉयलेट्स को यूज़ कीजिए ओवरऑल। एंड देन वैक्सीनेशंस, देखो बच्चों में रोटा वायरस वैक्सीन्स बहुत सीवियर डायरियल डिजीज़ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर हम बात करें कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फर्स्ट 6 मंथ, ठीक है, तक इन्फेक्शन का रिस्क कम करती है, तो बच्चों को दूध हमेशा पिलाना चाहिए। ठीक है, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं माताएं। ठीक है, एंड सेफ फूड हैंडलिंग, देखो रॉ और जो कुक्ड फूड को अलग रखिए ताकि क्रॉस कंटामिनेशन से बच पाए। ठीक है, अच्छा और पका हुआ खाना, और एंटीबायोटिक्स का सही यूज़ कीजिए ताकि उनका रेजिस्टेंस ना हो। पर्सनल हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपने नाखून साफ़ रखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोकर खाइए। ठीक है, और लोगों को डिहाइड्रेशन के साइन, ORS का सही यूज़ और कब
डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसकी जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स फॉर डायरिया, मीन्स एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।